फंक्शन एक्स पोजीशन से ये हो रहा चेंज हो रहा है। तो अभी बताऊंगा ना अभी थोड़ी देर में। ये नोट कर ले, ज्यादा दिमाग मत लगा, बदल एक्स क्या है? एक्स बताऊंगा ना, बताएं तो अभी पहले ही ना बताया। अभी हमने पहला केस किया जब हमारा स्पेसिफिक हीट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो वहां पे आप dq लिखोगे, dq इक्वल टू ms dt और इंटीग्रेट करोगे। जहाँ पे भी s फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा dq इक्वल टू ms dt लिख के इंटीग्रेट करना है। कौन सा? ये वाला? ये फॉर्मूला नहीं है, ये तो ऐसे फाइनल रिजल्ट आया कोई प्रॉब्लम का। फॉर्मूला बस इतना है, dq इक्वल टू ms डेल्टा t ms dt और इंटीग्रेट करना है। जो भी s दिया रहेगा वो आपको, तो केवल क्या सोचा है कि लास्ट लाइन लिख के याद कर लेता हूँ। ये ऐसे ही शॉर्टकट ढूंढता है भंडारी। पूरा लिखना है भाई, रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है। अगर s कांस्टेंट होगा तो डेल्टा q इक्वल टू ms डेल्टा t लगाएंगे, और s वेरिएबल है तो dq इक्वल टू ms dt और इंटीग्रेट करेंगे। नहीं, याद बस इतना रखना है। सर वो ऊपर वाला किसके लिए है? कौन सा वाला? फर्स्ट वाला सर, डेल्टा कांस्टेंट वाला है ना ये वाला। पहला कांस्टेंट। ये जब s कांस्टेंट होगा उसके लिए है, और जब s वेरिएबल होगा तो ये उसके लिए। हाँ, वही तो मान के ये लिखा है, जब s वेरिएबल होगा ये वाला तो हमेशा वैलिड है, चाहे वेरिएबल हो या कांस्टेंट, और इससे कांस्टेंट वाला भी रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, तो s बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा, नहीं अंदर रहेगा तो जो भी s की वैल्यू लिखेंगे। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। s अगर कांस्टेंट है तो ms डेल्टा t लगाओ, s अगर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है तो ms dt लगाओ और इंटीग्रेट कर दो। अब अगर मान लो s फंक्शन ऑफ x हो, जैसे मान लो एक रॉड है, एक रॉड है जिसकी लेंथ ये वाला एंड x इक्वल टू 0 पे और ये वाला एंड x इक्वल टू l पे है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं उसके हर पॉइंट का s भी है वो चेंज हो रहा है। तो इसमें अगर पूछा जाए कि भाई एक पॉइंट से, मतलब एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर तक जा रहे हैं तो कितना लेंथ में चेंज आएगा ना। मान लो इसका स्पेसिफिक हीट कुछ ऐसे दिया है, a इक्वल टू ax प्लस b, जहाँ a और b कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट है, x यहाँ पर पोजीशन है ना, कोई भी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस है ना, तो हर पॉइंट पे यहाँ पे s क्या है, अलग अलग है। अब इसमें पूछा जाए कि T1 से T2 टेम्परेचर करना है तो उसके लिए कितना हीट देना पड़ेगा। रॉड का मास कुछ है, मैं कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। करो ट्राई। वो थोड़ी याद रखना है यार। अबे वो S
फंक्शन ऑफ टी, फंक्शन तो कुछ भी दे सकते हैं, वो तो मैंने रैंडम कोई भी फंक्शन लिख दिया ए टी प्लस बी। इसका नहीं, अच्छा तू ये वाला आंसर वहां कर रहा है, नहीं इसमें चेंज आएगा थोड़ा। भावेश क्वेश्चन पता है क्या है? हाँ, बताओ एक बार तू थोड़ा को। टेम्परेचर T1 से T2 चेंज हो रहा है तो हीट कितनी देनी पड़ेगी अगर S लेंथ पे डिपेंड करता है। ये साइड अप कर रहा हूँ ना। सर दो बस मेन यही था कि मास को भी डीएम मानना था, तूने वो किया था ना। वही आया था। ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि कॉन्सेप्ट से सोचना है, फॉर्मूले से नहीं। जब टेम्परेचर का फंक्शन होगा तब एम टी क्यू इक्वल टू एम एस टी टी लगाना है, बट लेंथ का फंक्शन होगा तब थोड़ी लगाना है। तो M को DM लेकर रख सकते हैं। तो मेन लाइन है ठीक है, वो कर ही लिया हो। देखो यहाँ पे पूरे रॉड के लिए क्या एक ही बार में आप ms डेल्टा टी फॉर्मूला लगा सकते हो? अगर रॉड के हर एक जगह पर अलग अलग स्पेसिफिक हीट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक के लिए अलग अलग ms डेल्टा टी लगाना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ से अगर हम x डिस्टेंस पर एक dx लेंथ का छोटा सा रॉड ले लें तो इस dx लेंथ का तो s फिक्स है ना, वो x डिस्टेंस पे तो उसका तो x फिक्स है। अगर उसका s फिक्स है तो उसके लिए तो लगा सकते हैं ना ms डेल्टा t। तो इसके लेंथ में कुछ dx लेंथ में चेंज कुछ आ जाएगा डेल्टा x का, इसको डेल्टा x बोल रहे हैं ना। dx में चेंज आया डेल्टा x का, ऐसे हर एक dx में कुछ डेल्टा x का चेंज आएगा ना, और सबके डेल्टा x ऐड कर लोगे तो क्या हो जाएगा? मैं क्या बताने लग गया? अरे मैं तो एक्सपेंशन बताने लग गया। अभी टेम्परेचर चेंज की बात हो रही है ना। तो dx लेंथ को T1 से T2 तक ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ हीट देना पड़ेगा ना। वो मान लो कुछ इधर वाले को dq देना पड़ा, ऐसे यहाँ वाले dx को कुछ और dq देना पड़ेगा, यहाँ वाले dx को कुछ और dq देना पड़ेगा, और सारा dq ऐड कर लोगे तो पूरे रॉड को कितना देना पड़ा वो आ जाएगा। समझो, क्योंकि हर एक रॉड का अलग अलग एस था। यहाँ पे आप मान लो कई सारे रॉड रखे हैं dx लेंथ के, सबका एस भी अलग अलग है, तो इसलिए सबके लिए हम अलग अलग ms डेल्टा टी लगाएंगे। इसका मास कुछ मान लो dm है, तो इसको हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी, उसका मास इनटू उसका जो भी स्पेसिफिक हीट है इनटू टेम्परेचर चेंज T1 माइनस T2। यहाँ पे जो है उसका तो S फिक्स है ना, आप X से अगर चेंज नहीं कर रहे हो तो आप पूरे टेम्परेचर चेंज के लिए लगा सकते हो। DM की वैल्यू क्या बोलोगे, m/L dx, और जिस DM को आपने लिया है उसका स्पेसिफिक हीट कितना है इनटू T1 माइनस, तो ये हमने dq लिखा था ना। अब इसी को हम लोग जब इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा कितना q देना पड़ेगा वो आ जाएगा। कुछ समझ आ पा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। अगर अभी भी कोई को डाउट है तो आप एक सिंपल सा एग्जांपल देखो। अगर मैं दो रॉड ले लूं ऐसे LL लेंथ के, दोनों का मास कुछ mm है, एक का स्पेसिफिक हीट S है, एक का 2S है, दोनों का टेम्परेचर अगर T1 से T2 तक ले जाना है तो मैं बोलूं कि भाई दोनों रॉड को मिला के बताओ मुझे कितना हीट देना पड़ेगा,
तो क्या मैं दोनों का एक साथ लिख दूंगा या इसका अलग लिखूंगा, इसका अलग लिखूंगा, फिर दोनों का ऐड कर दूंगा? अगर दोनों का स्पेसिफिक हीट अलग अलग है तो दोनों का Q भी अलग अलग आएगा, तो वो अलग अलग लिखूंगा, फिर दोनों का मिला के बताना है तो ऐड कर दूंगा। तो अलग अलग क्यों लिखा हमने? क्योंकि दोनों का स्पेसिफिक हीट अलग अलग था। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है ना, हर एक एक्स पे स्पेसिफिक हीट चेंज हो जा रहा है। तो आप dx लेंथ के रॉड का तो मान सकते हो ना कि सेम है ना? तो हर एक dx लेंथ के रॉड का आपने ms डेल्टा t लगाया और सबको वही ऐड करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे ऐड करना था, तो ऐड करने का काम कैसे किए? इंटीग्रेशन। जो यहाँ किया बस वही काम हो रहा है। आ गया होगा समझ अभी तो? अब कर लो आगे सॉल्व। क्या बोल लो? तू यहाँ पे बता dt लगाएगा अगर हमारे इतने पार्ट का स्पेसिफिक हीट फिक्स है ना, तो इसके लिए T1 से T2 जाना है तो पूरा लगा सकते हो ना ms डेल्टा t। तो वो dx लेंथ है, उस dx लेंथ का तो स्पेसिफिक हीट फिक्स है ना, वो तो x डिस्टेंस पर है dx लेंथ। अब उसके लिए x तो चेंज नहीं हो रहा है ना, इस पर्टिकुलर x पे अगर आप आ गए तो वो x की वैल्यू डाल दोगे तो ये एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी ना, तो उसके लिए तो लगा सकते हैं ना ms डेल्टा t। थोड़ा बहुत अगर बाउंस हुआ है तो नोट कर लो, एक बार सोचो घर पे अच्छे से, फिर भी नहीं आएगा तो फिर बाहर पूछ लेना। x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? 0 से लेकर के L तक। सर पर हमेशा जब हम dq लेते हैं तो ms dt लिखना पड़ता है ना? वो जब टेम्परेचर का फंक्शन होगा ना, वहां पूरे मास के लिए एक साथ हमने पूरे मास का ऐसे एक साथ चेंज हो रहा है। यहाँ पे हर एक x का अलग अलग है, समझ लो ना यहाँ पर। जीरो रखोगे तो सब जीरो हो जाएगा ना, केवल L रख दिया है, एक L कॉमन होके कट जाएगा। समझो ना, जब फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा तो डायरेक्ट आप ms dt लिख के इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन जब फंक्शन ऑफ x होगा तो आपको एक dx लेंथ के लिए dq लिखना पड़ेगा और फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दोनों में डिफरेंस है, एक में एक साथ ms dt लिख के इंटीग्रेट कर रहा हूं और एक में dx लेंथ का इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कितना टाइम हुआ? एक सर मैंने यही लिखा था सर, dx छोड़ दिया। अच्छा, अब एक थोड़ा सा वेरिएबल में अच्छा क्वेश्चन दे देता हूँ। चमक रहा है या लग रहा होगा कि इतना वैसे दिमाग उड़ गया, ऊपर अच्छा क्वेश्चन है। फिर ये खत्म करता हूँ। रब कर दूं? सपोज कोई बॉडी है, बात नहीं, इधर देखो सभी। सपोज कोई बॉडी है जिसको हम लोग कांस्टेंट रेट से हीट सप्लाई कर रहे हैं। P यहाँ पे रेट ऑफ हीट सप्लाई है ना, और P क्या यहाँ पे कांस्टेंट है। जब हम इसको कांस्टेंट रेट से हीट सप्लाई कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर जो है वो टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है। टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है? टेम्परेचर ऑफ बॉडी इक्वल टू A इंटू कुछ ऐसा फंक्शन आया है जहाँ T टाइम इन सेकेंड है, A और B कांस्टेंट है, T के पावर 1/4 लिखा है, A एंड B कांस्टेंट है।
तो हमें बताना है इस बॉडी की हीट कैपेसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे C जो इसका है हीट कैपेसिटी वो टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होता जा रहा है। तो हमें बताना है फाइंड हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये यहाँ पे जो हीट कैपेसिटी वो टेम्परेचर का फंक्शन है ना, यहाँ टेम्परेचर के साथ में चीजें चेंज हो रही है। स्मॉल टी जो है ये कैपिटल टी टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल टी टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। हीट सप्लाई का रेट कांस्टेंट है और वो पी है। मास m। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट की बात नहीं हो रही ना, हीट कैपेसिटी की बात हो रही है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं बोल रहा हूँ, हीट कैपेसिटी। अगर C पूछा गया है जब फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि C यहाँ पे टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है ना? बताओ। अरे वो बता रही है, उसको तो बताने दे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। बताओ। 4p by a हाँ t मतलब कैपिटल T। एक सेकेंड इसको लिखा दो पहले। कैपिटल T माइनस b बस यहाँ पे मतलब ब्रैकेट हटा के t रेज़ टू -3/4 4p अपॉन a t रेज़ टू -3। नहीं इतना तो गड़बड़ी लग रहा है तेरा। ये फिर भी एक बार हो सकता है। क्या अब देखो काफी टाइम हो चुका है, फिर भावेश को याद आया कि इसमें आप पूछ लेते हैं कि टी क्या है। अच्छा पी पूजा याद आ रहा है। पी क्या, पी के लिए किसके लिए यूज करते हैं पी? मोमेंटम। मेरा t मतलब टाइम था, टाइम का सब्स्टिट्यूट। तो अपन को बताना कैसे एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर।
करे सॉल्व। टी को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, dq बाई dt। dq बाई dt मतलब dt टाइम में dq हीट मिला तो पर सेकंड कितना मिला, dq बाई dt। 4p by 8 t is to 3 by 4p बाई 8 t 3 by टेम्परेचर के टर्म में बता रहा है, टाइम के टर्म में बता रहा है। कैपिटल टी टेम्परेचर है, स्मॉल टी टाइम है। हमें कैपिटल टी के टर्म में बताना है। हाँ बोलो, सी क्या लिखा है, ये 4p बाई ए, ये दिख नहीं रहा है, t माइनस बी अपॉन ए पावर में 3। सोम तुझे भी नहीं दिख रहा है, और दिक्कतें हैं यार ऐसे। तो चश्मा लगा ना, फिर क्यों निकाल के दिख रहा है। अब भावेश बोलेगा चश्मा निकाल के दिख नहीं रहा है तो क्या करूंगा मैं, पहली बेंच से भी नहीं दिखेगा फिर। 4p बाई ए कैपिटल टी माइनस बी अपॉन ए पावर में 3। पावर में -3, पावर माइनस 3 है। सर ये p into b minus b upon a का पावर। देखते हैं, देखो यहाँ पर जहां पे भी c या s फंक्शन ऑफ टाइम होगा, टेम्परेचर होगा, वहां पे आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लगाते हो ना, जैसे डेल्टा q इक्वल टू ms डेल्टा t, ये तब लगाते हो जब s कांस्टेंट होता है। अगर s टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है तो हम क्या लगाते हैं, ms dt। और m इंटू s को अब क्या बोलते हो, c बोलते हो ना। तो अगर s कांस्टेंट है मतलब m इंटू s, c भी कांस्टेंट होगा। जब c कांस्टेंट होगा तो वहां आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा q इक्वल टू c डेल्टा t। c याद है ना सबको, c पूरी बॉडी के लिए जो डिफाइन था, m इंटू s ही c होता है ना। और अगर s वेरिएबल होगा टाइम टेम्परेचर के साथ तो m इंटू s c भी वेरिएबल होगा। तो वहां पे आप क्या लिखोगे, dq इक्वल टू c dt। यहाँ पे हमें c निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो अब हम लोग c इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dq बाई dt लिख सकते हैं ना। dq को क्या लिख सकते हैं, यहां से देखो dq इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, p dt लिख सकते हैं। तो यहाँ पे p dt अपॉन में dt, इस dt को अगर हम नीचे ले आए तो ये क्या बन जाएगा, p अपॉन में dt बाई। मतलब अगर हमें c निकालना है तो आप क्या करो, p तो कांस्टेंट है, t को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके यहाँ लिख दो, आ जाएगा ना। आपको कैपिटल T दिया है ना इन टर्म्स ऑफ स्मॉल t, तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है, dt बाई dt निकालना है और वहां पे रख देना है। कुछ समझ आया मैंने क्या किया है, आपको t दिया है, t दिया है स्मॉल t के टर्म में, और आपको क्या निकालना है, कैपिटल T का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल t। तो यहाँ पे हम लिख देंगे dt बाई dt, a बाहर जाएगा, a कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 आ गया, या 1/4 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3/4 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे तो c इक्वल टू आ जाएगा p ओवर dt बाई dt। dt बाई dt मतलब a/4 t के पावर में -3/4। तो ये हो गया 4p बाई a t के पावर 3/4। अभी हमें किसके टर्म में मिला है, c टाइम के टर्म में मिला है। अब हमें टेम्परेचर के टर्म में चाहिए तो t और कैपिटल T और स्मॉल t का रिलेशन पता है, इसको यूज करके स्मॉल t की जगह कैपिटल T रख देंगे। यहाँ से स्मॉल t की वैल्यू कैपिटल T के टर्म में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, b को इधर करो, a को नीचे करो, फिर पावर उधर ले जाओ। तो ये कितना हो जाएगा, पहले t की वैल्यू निकालो, कितनी हो जा रही है, t माइनस बी अपॉन में a पावर में 4। ये वाली वैल्यू यहाँ डाल दो। अब वैल्यू तो डाल लोगे ना, ये वैल्यू डालेंगे तो यही बन जा रहा है ना जो वहां लिखा हुआ है।
हाँ वो सही है मतलब रिजल्ट। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत होता है शुरू में, नोट कर लो, घर पे एक बार अच्छे से सॉल्व करना, धीमे धीमे दिमाग में एडजस्ट होगी चीजें कि ऐसे वेरिएबल में कैसे सोचना है। वेरिएबल वाला हालांकि बहुत आता नहीं है, लेकिन एडवांस के हिसाब से मैंने करा दिया है। रेयरली पूछा जाता है, मोस्टली वो एस कांस्टेंट वाले ही आते हैं हमेशा। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन। हाँ नेक्स्ट कर रहे हैं, अभी किया नहीं है, किया है अभी। आर्यन तू अभी भी उस पे ही लिख रहा है, टैब पे ही? ठीक है, मैं तो सोचा था तू टैब पे लिखेगा तो बाद में तेरे नोट्स ले लूंगा, सॉफ्ट कॉपी अच्छी रेडी हो जाएगी। वो है पिछले क्लासेस तक के है। अच्छा वहां तक क्या है, ठीक है, फिर वो मुझे एक बार दे देना। क्या हुआ रजत, इतना खोया खोया क्यों है, ऐसे भूले जा रहा है, इसको क्या लिख दिया है पता नहीं है। क्या क्या, अरे बहुत टाइम है, 35 मिनट है। 25 ना, मैं बोल रहा हूँ। जब तक पता है, अगर कुछ बोर हो रहा है तो कुछ एंटरटेनमेंट कर दे, कुछ गाना वाना गा दे। अच्छा डांस तो तू करता होगा, तेरे को देख के ही लगता है डांस के लिए बना है तू। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, पर ये अंदर की बात है। रिकॉर्डिंग हम लोग बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए। अरे यार, अपने जो फाइन वाले लोग हैं वो कुछ करना चाहेंगे फाइन कट करने के लिए? नहीं, कुछ लोग होते हैं जो फाइन के लिए गाना वाना गा देते हैं। लास्ट वाले बैच में ओम गुंजाल था, पैसे वो देगा नहीं, चाहे तुम जो भी गाना गा लो, डांस करा लो। तो ऐसे रहते हैं। कोई अगर है तो अच्छा है, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा अपना। कितने लोग थे फाइन वाले अभी जिनके फाइन पेंडिंग है? मेरे का ये जो ऐसे टैलेंट होते हैं सिंगिंग डांसिंग, इनसे दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है मेरा। बचपन में मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, तो एक बार मैंने गाया था स्कूल में, उसके बाद जो एक्सप्रेशन मिला था अपनी क्लास का, तब से मैं समझ गया टीचर को बोलना पड़ा कि भाई क्लैप कर दो, तब बच्चे ऐसे देख रहे। विजयम सर बहुत अच्छा गाते हैं, उनसे गाना तो अभी तक गाए कि नहीं क्लास में? ऐसे ऑफलाइन वाली क्लास में गाए थे। हाँ हाँ, और क्या, जब भी बोर हो विजयम से बोला करो। यार अब गलत फहमी से मैं बाहर आ चुका हूँ, दोबारा नहीं
निकाल सकता हूँ मैं। तो अगला चैप्टर शुरू करते हैं। हाँ मतलब वो वही है, टॉपिक ही है अलग, कई कई बुक्स में वो अलग चैप्टर टाइप भी दिया हुआ है। तो हम लोग थर्मल एक्सपेंशन शुरू कर रहे हैं। अगर किसी को कोई टैलेंट दिखाना है तो आ जाओ, नहीं तो फिर मैं शुरू करता हूँ। मेरे पास बस यही टैलेंट है जो मैं कर रहा हूँ। रोज बताता हूँ, ताली बजा देंगे सर। हाँ सर। चलो अब थर्मल एक्सपेंशन देख रहे हैं हम लोग। वैसे कुछ तो होंगे ही अपने क्लास में ऐसे जो गाना वाना अच्छा गाते होंगे। तो मतलब ऐसे कभी बर्थडे वगैरह पे लोग गाते हैं तो है क्या ऐसा? मतलब ऐसे मैं जानना चाह रहा हूँ, अभी नहीं बोल रहा हूँ गाने के लिए। ऐसे कभी फ्यूचर में जब कोई जैसे चिल्ड्रन डे हुआ तो उस दिन कुछ टाइम पास के लिए चाहिए हुआ, ठीक है, टीचर्स डे भी हुआ उसको भी ले लेते हैं, तो उस दिन के लिए भी सर एक आपका भी बर्थडे है। हाँ, लेकिन किस्मत से वो निकल चुका है इस बार। अब अगले साल तक तो कोर्स ही खत्म हो जाएगा, तो मैं सेफ हूँ इस अगले बैच में। तो सर हम जूनियर से बात कर लेंगे। हाँ, तुम उसमें करते रहो। तो अगर कोई को ऐसा आता है तो बता देना, हम लोग को आगे जरूरत पड़ेगी। कितना बीजीएम सर को गाना गवाओगे? चलो फिर अब ये स्टार्ट करते हैं थर्मल एक्सपेंशन। कुछ परेशान लग रहा है? देखो थर्मल एक्सपेंशन नाम से ही पता चल रहा है ये क्या है। थर्मल मतलब हीट, एक्सपेंशन मतलब साइज बढ़ने की बात हो रही है। तो मोस्ट ऑफ द बॉडी का जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, उनको हीट देते हैं तो उनका साइज बढ़ता है ना, तो वही हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द बॉडी इसलिए बोल रहे हैं कि कई बॉडी ऐसे भी होते हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने पे उनका वॉल्यूम कम भी हो जाता है। उसका एक एग्जांपल वाटर भी होता है। 0 से 4 के बीच में वाटर उल्टा करता है। 0 से 4 में अगर वाटर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम कम होता है, और फिर आगे 4 से बढ़ाना शुरू करोगे तब उसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू होता है। तो कुछ एक ऐसे अनॉमलस बिहेवियर होंगे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम साइज उसका जो भी होगा बढ़ रहा होगा। तो अभी हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस की बात कर रहे हैं कि वो कैसे बढ़ता है, कितना बढ़ेगा ये देखना है। फिर हम बाद में देखेंगे कि उसका रीजन क्या है, क्यों टेम्परेचर बढ़ाने पे साइज बढ़ जा रहा है ना। तो पहले बढ़ना समझ लेते हैं, फिर रीजन समझेंगे। तो थर्मल एक्सपेंशन में हम लोग 3 टाइप के एक्सपेंशन हमें देखने हैं। थर्मल एक्सपेंशन में हम यहाँ पे 3 टाइप के एक्सपेंशन देखने वाले हैं। एक तो होगा लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। एक होगा एरियल, जिसको सुपरफिशियल भी बोलते हैं। और एक होगा वॉल्यूम एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन नाम से पता चल रहा है ना, लेंथ की जब बात हो रही होगी, लेंथ बढ़ रही होगी, उस टाइम पे बोल रहे हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। जब एरिया बढ़ रहा होगा तो सुपरफिशियल या एरियल थर्मल एक्सपेंशन, और वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। देखो हर एक केस में मोस्टली जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम ही बढ़ता है ना, सब जगह वॉल्यूम एक्सपेंशन ही होता है। लेकिन अगर हमें पता है वॉल्यूम मतलब 3D की बात चल रही है, अगर वहां पे 2 डायमेंशन नेग्लिजिबल हो, एक ही डायमेंशन सिग्निफिकेंट हो, तो वहां पे वॉल्यूम बढ़ने पर भी आपको दिखेगा क्या, केवल लेंथ का बढ़ना दिखेगा ना। जैसे अगर हम एक रॉड ले लें ना, तो उस रॉड का ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो नेग्लिजिबल है ना, बहुत पतला है वो। अब हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एरिया में जो चेंज दिखेगा वो बहुत नेग्लिजिबल दिखेगा, मेनली लेंथ बढ़ता दिखेगा। तो इसलिए हम वहां पे क्या बोल रहे हैं, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। बट ऐसा नहीं है कि वहाँ लेंथ ही बढ़ रहा है, बढ़ तो वहाँ पे टोटल ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ रहा है
सेम वे में मान लो हमने एक रेक्टेंगुलर प्लेट ले ली, इसकी थिकनेस बहुत कम है, ये जो थिकनेस होगी इसकी ये बहुत कम है, तो जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एरिया बढ़ा और थिकनेस भी बढ़ी, बट जब थिकनेस बहुत कम है तो वो जब चेंज होगी तो वो भी नेग्लिजिबल ही आएगी, तो वहां पे हमें एरिया बढ़ता दिखेगा, तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं वहां पे एरियल एक्सपेंशन। जब तीनों डायमेंशन बड़े रहते हैं, जैसे स्फीयर हो गया, क्यूब हो गया ना, तो वहां पे जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप तीनों डायमेंशन बढ़ते दिखेंगे, तो वहां पे हम फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर का क्या बोले आप? लीनियर मतलब जैसे लेंथ के आगे बाकी जो डायमेंशन है, जैसे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर ये बहुत छोटा है, अब मैं इसको हीट करूंगा तो लेंथ ही तुझे ज्यादा बढ़ती दिखेगी, एरिया में जो चेंज आएगा वो तुझे ऑब्जर्व नहीं होएगा, हो रहा है बहुत थोड़ा हो रहा है, तो आप वहां पे बोलोगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, सबको समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ये नोट करो, फिर हम लोग अब लीनियर थर्मल एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं। सर पर अगर एक्सपेंशन ज़्यादा होगा तो कंसीडर कर सकते हैं, अगर ज्यादा हुआ तो कर लेंगे। सर क्या टेस्ट ऑनलाइन है? हाँ, अभी तो ऑनलाइन ही यार, लैब के लिए अभी थोड़ा सा उधर कुछ अरेंजमेंट देखा ही नहीं है अभी तक, और अभी इसने एक साथ करने के लिए भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कैसे करना है। हाँ, वो तो बैचेज ही करेंगे। ठीक है, अच्छा देखते हैं उसका करने का स्टार्ट कराते हैं, अभी कल का तो दे लो फिर देखते हैं। सर मेजर टेस्ट कब हो गया? मेजर टेस्ट लास्ट अपना दिसंबर में हुआ था ना, जैन फेब चल रहा है, फिर मार्च एंड तक रखेंगे मेजर टेस्ट, तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक उसका नोटिस डलवाएंगे ना, मार्च 3 मंथ के गैप में मोस्टली रहेगा ना हर बार। क्या बोल रहे हो? अगले एमडी का सिलेबस हाँ मार्च एंड मान के चलो, बैचेस तो ऐसे ही चलेगा उसके बाद। तब तक देखते कोविड की सिचुएशन कैसी है, और बैचेस तो देखो ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आराम से चल रहा है ना, हाँ, तो फिर ऐसे ही रहने देंगे, क्यों बैच अलग करेंगे। नहीं मार्च एंड तक रखेंगे। सर तो मार्च से जो अभी डिवीजन लेक्चर्स चाहिए हो जाएगा मैथ्स और हाँ सर, अभी काइनेमेटिक्स की अभी 12th वालों का क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है, उसमें बैठ जाना तुम लोग क्रैश कोर्स में। फेब में अभी मार्च फर्स्ट वीक से शुरू होगा, 1 मार्च से करेंगे। ठीक है सर। तुम लोग मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट यही है कि जो वीडियो लेक्चर है उनको एक बार देखो, और जो डाउट है वो लाके पूछो, जो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया वो पूछो। वो जो शॉर्ट में कोई कितना भी पढ़ाएगा, बट वो जो 30 लेक्चर में अगर कोई चीज पढ़ाई हुई है वो थोड़ी कंटेंट कवर होगा। आप आराम से देखो और पूछते रहो। मेनली क्या था, जो डाउट्स नहीं क्लियर हो पाए इसीलिए ना दिक्कत है, तो डाउट्स क्लियर कर लो देख करके। एक बार नोट्स में लिख ही रखा होगा, अगर नहीं भी समझ आया सब लिखा हुआ है, एक बार नोट्स रिवाइज करो और नोट्स के जो भी डाउट है पूछ लो, उसमें जल्दी भी हो जाएगा और सारे पॉइंट भी कवर होंगे। क्रैश कोर्स जल्दी कराने से तो कोई ज्यादा फायदा होता नहीं है, इसीलिए नाम ही रखा गया है क्रैश कोर्स। तो अब देखो हम लोग पहला देख रहे हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। देखो इसमें क्या होगा, अगर हम कोई रॉड लेते हैं, बोलो नहीं भाई, कोई हम रॉड लेते हैं जिसका
क्रॉस सेक्शन एरिया नेग्लिजिबल है। इसका इनिशियल लेंथ कुछ L है और अभी ये T टेम्परेचर पे है। अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसकी लेंथ भी बढ़ेगी। तो मान लो अगर हम टेम्परेचर T से बढ़ा के T प्लस dt करते हैं तो लेंथ भी होगी L से बढ़ के L प्लस dl हो जाएगी। तो जो ये लेंथ में चेंज आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ में जो चेंज होगा वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर में आपने कितना चेंज किया है। ज्यादा चेंज होगा तो ज्यादा चेंज आएगा। दूसरा डिपेंड करेगा वो रॉड पहले से कितना बड़ा था ना। अब अगर एकदम छोटा सा रॉड ले आओ और उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसमें थोड़ी बहुत लेंथ बढ़ पाएगी, और एक बड़ा रॉड लाओगे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी लेंथ नहीं बड़ी दिखेगी चेंज होके ना। तो इनिशियल लेंथ कितनी है उस पे भी डिपेंड करेगा L। तो दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है, L dt। फिर एक यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दे देते हैं जिसको अल्फा बोलेंगे। अल्फा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अल्फा मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी ना, जैसे कॉपर का अल्फा अलग होगा, आयरन का अल्फा अलग होगा। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं होगी। कॉपर का कहीं पे भी रॉड लोगे तो उसके लिए अल्फा सेम होगा। अल्फा किस पे डिपेंड कर रहा है, सर वो L किस लिए है? L ये इनिशियल लेंथ है ना। इनिशियल कितना लेंथ है उस पे डिपेंड कर रहा है, और टेम्परेचर चेंज कितना किया उस पे डिपेंड कर रहा है ना। ये हमें क्या बता रहा है कि L लेंथ में dt चेंज करोगे तो उसमें इतना dl का चेंज आएगा। dl निकालने का ये फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पर अगर मान लो आपने टेम्परेचर कुछ लार्ज चेंज किया है, dt चेंज नहीं किया है, कुछ लार्ज चेंज किया है, तो लेंथ भी क्या होगी, इनिशियल लेंथ से फाइनल लेंथ जो आएगी उसमें चेंज भी कुछ लार्ज आएगा। तो वो निकालना है कितना होगा। तो इसके लिए हम इसी को और सॉल्व कर देंगे। इसको हम कैसे सॉल्व कर लेंगे, इसमें dl अपॉन में L वाले टर्म एक साइड में कर देंगे इक्वल टू अल्फा dt, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। मान लो जब टेम्परेचर आपका T1 था तो शुरू में लेंथ कितनी थी L1, और जब आपने टेम्परेचर T2 किया तब लेंथ कितनी हो गई L2। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, ln 1/L का इंटीग्रेशन कितना होगा, 1/x का इंटीग्रेशन ln x होगा ना, और लिमिट डाल देंगे L1 L2। इधर अल्फा बाहर जाएगा, केवल dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा t1 t2। अब इधर लिमिट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ln L2 माइनस ln L1, ln a माइनस ln b मतलब ln a by b इक्वल टू इधर आ जाएगा t2 माइनस t1। अब ln को अगर हम इस साइड ले जाएं और t2 माइनस t1 को ले लेते हैं कुछ डेल्टा t, तो हम क्या लिख सकते हैं, L2 by L1 इक्वल टू e के पावर अल्फा डेल्टा t। नहीं, इसको डेल्टा t लिख दिया है। ln दूसरे साइड जाता है तो e के पावर में हो जाएगा ना ये। तो L2 इक्वल टू आ जाएगा L1 e के पावर अल्फा डेल्टा t ना। यहाँ पे L1 क्या है, इनिशियल लेंथ है, और L2 क्या है, फाइनल लेंथ। नोट करो यहाँ तक।
ओरिजिनल लेंथ थी ना? हाँ, ओरिजिनल लेंथ L हाँ थी, मान लो कोई T टेम्परेचर पे थी, लेकिन जब हम T1 टेम्परेचर बोल रहे हैं तो उस टाइम पे ओरिजिनल लेंथ L1 मान ले रहे हैं। T पे L मान रहे हैं, T1 पे L1 मान रहे हैं और T2 पे L2 मान रहे हैं। क्या बोल रहे हो? क्या चेंज इन लेंथ पे क्यों डिपेंड करेगा? देखो भाई, प्रैक्टिकल डाउट है। मान लो मैंने एक ये रॉड लिया है, कुछ L लेंथ का है और इसका डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ाया, तो इसमें कुछ चेंज आ जाएगा डेल्टा L का। एक और रॉड लिया, उसमें भी डेल्टा T का चेंज किया, तो उसमें भी डेल्टा L का आ जाएगा। अब अगर इन दोनों को एक साथ ज्वाइन करके रख दूं और फिर डेल्टा T बढ़ाऊं, तो चेंज दोनों का जितना यहाँ आया था उसका एडिशन आएगा, या केवल इसके यहाँ डेल्टा L है तो यहाँ पे भी डेल्टा L होगा। यहाँ दो रॉड का कॉम्बिनेशन ले सकता हूँ ना, इसमें भी डेल्टा L है, इसमें भी डेल्टा L है, तो दोनों का मिला के अब कितना आएगा? 2 डेल्टा L। तो जब लेंथ बढ़ी तो एक्सपेंशन भी बढ़ा ना, यही बोल रहा हूँ कि जितना ज्यादा लेंथ बढ़ेगा उतना ज्यादा एक्सपेंशन होगा। ठीक है, यहाँ तक नोट हो गया। e के पावर x का एक्सपेंशन अभी आप पढ़ोगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा उधर, तो अभी आया है कि नहीं? आ गया है? नहीं। अच्छा, तो मुझे फॉर्मूला याद नहीं, बता दो। e के पावर x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर बाई 2 या 2 फैक्टोरियल, मुझे याद नहीं है। ऐसे होता है ना? अब देखो, अगर x की वैल्यू बहुत छोटी है, अगर x बहुत छोटा होगा तो x स्क्वायर और ज्यादा छोटा हो जाएगा, x के पावर आगे वाले टर्म जो होंगे वो और छोटे होते जाएंगे। तो जब भी x बहुत छोटा होता है तो वहां पे e के पावर x को आप क्या लिखोगे? 1 प्लस x लिखोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो अल्फा होता है मटेरियल का ना, ये बहुत छोटा होता है, ये अराउंड 10 के पावर -3 -4 ऐसे होगा। अब आपने मान लो 20 30 40 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो 40 × 10 के पावर -3, वो क्या होगा? 1 से बहुत छोटा होगा ना। तो ये टर्म अगर बहुत छोटा है तो हम क्या लिख सकते हैं? L2 = L1, e के पावर x को लिख दे रहे हैं 1 प्लस x, x कितना है? तो ये हमारा ये टर्म आ जाएगा। ये टर्म कब आ रहा है? जब अल्फा डेल्टा t वेरी वेरी लेस देन 1। तो एक तरह से आप ऐसे सोच सकते हो कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और L1 को इधर ले गए, तो L2 माइनस L1 क्या हो जाएगा? डेल्टा L। मतलब आप एक तरह से ये वाला फॉर्मूला ही लगा रहे हो, DL = अल्फा L डेल्टा T था ना, तो ये जब बड़ा डेल्टा T हुआ तो ये भी बड़ा हो गया है ना। लेकिन ये सब केवल कब वैलिड होगा? जब अल्फा डेल्टा T बहुत छोटा होगा। तो आपके 99% केसेस में यही केस होगा जब बहुत छोटा होगा ना। कभी कभी ऐसा सिचुएशन मिलेगा जहाँ पे ये बड़ा दिखेगा, तो उस टाइम के लिए बस ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला लगाना है। टेंथ में शायद पढ़ा होगा ये वाला फॉर्मूला। थर्मल एक्सपेंशन नहीं था? ये आजकल जो इतने बोर्ड है, इंटरनेशनल बोर्ड और ये वो, उन सब में तो रहता है यार, सब कुछ टेंथ में। तेरा तो एसएससी रहा होगा ना, निर्मला वाले कहाँ इतना। लेकिन खुश नहीं हो सकता, तो फाउंडेशन में था यहाँ पर, उसमें भी नहीं करेंगे, बट मॉडल में तो रहा होगा। बहुत सारी थोड़ी थी। वैसे भी वो पता ही है कि उस टाइम थोड़ा ही समझ आता, आगे पढ़ना है, वैसे स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, आज इतना ही करते हैं। ये सब आप रिवाइज कर लेना अच्छे से होमवर्क में। ठीक है, होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, जितना दिया हुआ है वो अच्छे से कर लेना। फिर मंडे को एक बार डाउट डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये